हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका यार, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, और मैं मोहित यादव आपको यहां पर पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये समरी सीरीज है और इस समरी सीरीज में आज हम लोग यहां पर जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। क्या नाम है भैया? जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर का नाम है। आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी की जानकारी के लिए यह बात हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर हम लोग आज जिसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका आज ये लेक्चर नंबर 4 जा रहा है। कहां लिखा है भाई? कहां लिखा है? कहां लिखा है? तो भाई साहब यहां लिखा है। कहां लिखा भाई? ऊपर की तरफ लिखा हुआ है कि आज का ये लेक्चर नंबर 4 है और अंतिम लेक्चर है ये इस चैप्टर का। ठीक है, तो जो चैप्टर है आज हम लोग जिसको डिस्कस करना है, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके जितने भी टॉपिक थे, आप सभी को पता है कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। उसको हम लोगों ने टुकड़ों में तोड़ करके आपके सामने उसको लाए हैं। 4 लेक्चर में इस चैप्टर को हमने खत्म करने का प्रयास किया है और खत्म भी किया है। ठीक है, आज जो चौथा लेक्चर है वो अंतिम लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। मतलब अब जितने भी टॉपिक जो छूटे हुए जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो यहां पर इस लेक्चर में क्या हो जाएंगे? कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई हम लोग आज यहां पर किस किस टॉपिक की चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग यहां पर जिन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे उसमें एक है मादा जनन तंत्र। क्या है? मादा जनन तंत्र के बारे में समझेंगे कि आखिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है नर जनन तंत्र, उसकी अपेक्षा में जो मादा जनन तंत्र है ये एक छोटा सा टॉपिक है ना। उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा नाम याद करने होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा सहायक नलिकाएं हैं, है ना। जो नर जनन अंग का जो एक मेन ऑर्गन है, जो मेन अंग है, क्या है? वृषण, टेस्टिस, उसके बारे में भी काफी डीपली पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वहां पर हम लोगों ने ज्यादा डिस्कस किया। फिर सहायक नलिकाओं के बारे में पढ़ा, बहुत सारी सहायक नलिकाएं थी, है ना। सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, 3 तरह की सहायक ग्रंथियां थी नर जनन तंत्र में। लेकिन वहीं हम जब तुलना करते हैं मादा जनन तंत्र से, तो जो मादा जनन तंत्र है उसमें सहायक नलिकाओं के बारे में तो ज्यादा नहीं है ना। 2 से 3 सहायक नलिकाएं हैं, तो छोटा है। ठीक है, और इसमें जो मादा जनन तंत्र का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? ओवरी। क्या है? ओवरी, है ना। तो ओवरी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, इसके बाद अगर सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही सहायक ग्रंथि पाई जाती है। तो कंपेयर करेंगे अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो ये जो मादा जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये थोड़ा सा छोटा है। लेकिन फिर कहीं बड़ा भी है। कैसे बड़ा है? फिर वहीं पे हम लोग आतर्व चक्र के बारे में डिस्कस करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इसको, है ना। तो ये भी मादा जनन तंत्र का ही भाग है एक तरीके से देखा जाए तो। फीमेल वाले पार्ट में ही इसको हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक, तो ये 2 टॉपिक यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो तीसरा टॉपिक है वो कोरिलेट टॉपिक है, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये जनन स्वास्थ्य क्या है ना। यहां पर किस तरीके के स्वास्थ्य की चर्चा करी जा रही है कि हम लोगों को यहां पर कौन कौन सी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है, किस तरह की बीमारियां हैं जो हो जाती हैं ना ध्यान देने की वजह से, कुछ लापरवाही की वजह से कुछ बीमारियां हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई गई बीमारियां हो या वायरस के द्वारा फैलाई गई बीमारियां हो, है ना। तो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या क्या सावधानियों को अपनाया जा सकता है कि वो सावधानी अगर हम बरतें तो हमको वो फिर बीमारियां जो बैक्टीरिया और वायरस से द्वारा होने वाली बीमारियां होती हैं उनसे बचा जा सके। तो ये चीज हम लोग जनन स्वास्थ्य में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। होने वाली कि नहीं होने वाली? जल्दी बताओ, है ना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और आज का ये क्या है? लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, है ना, सॉरी इस चैप्टर का, है ना। जो चैप्टर हम लोग यहां पर देख रहे हैं उसका क्या है? ये एकदम जो है आज अंतिम लेक्चर है। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं और देखते हैं भाई आखिर ये हम लोगों को मादा जनन तंत्र के बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मादा जनन तंत्र का चित्र जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है वो क्या होता है? तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नर जनन तंत्र में, तो नर जनन तंत्र में हम लोगों ने देखा था वृषण के बारे में। तो यहां पर मादा जनन तंत्र में क्या होता है? अंडाशय।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग सारा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, तो जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है, अंडाशय। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ओवरी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवरी। हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। कहां लिखा है, इधर लिखा है। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरह की ओवरी तुमको दिखाई दे रही है। ठीक, इस तरफ भी है। इसका मतलब संख्या में कितनी हो गई, 2। संख्या में कितनी ओवरी होती है भैया, 2 होती है संख्या में। ठीक, तो एक हम लोग डिस्कस करेंगे अंडाशय के बारे में, जो कि संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अभी और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे किसके बारे में, सहायक नलिकाओं के बारे में। किसको देखेंगे, सहायक नलिकाओं को देखेंगे। और सहायक नलिकाओं की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो यहां पर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो पार्ट आएगा सहायक नलिकाओं का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अंडवाहिनी। क्या कहेंगे उसको, अंडवाहिनी कहेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। तो हम यहां पर जो है फेलोपियन ट्यूब लिख दे रहे हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब मतलब फेलोपियन नलिका। ठीक है, तो जब अंडाशय की जब बात करेंगे, अंडाशय क्या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, किसका, मादा जनन तंत्र का। फिर हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे सहायक नलिकाओं के बारे में। तो सहायक नलिका में हम लोगों को किसको डिस्कस करना है, तो यहां पर हम लोगों को जिस चीज को डिस्कस करना है वो क्या है, अंडवाहिनी है। क्या है वो, अंडवाहिनी है। ठीक है, और तीसरी बात फिर क्या आ जाएगा सहायक नलिकाओं में, एक तो अंडवाहिनी आ गई। फिर यहां पे हम लोगों को गर्भाशय के बारे में भी पढ़ना है। अंडवाहिनी के बारे में पढ़ना है, गर्भाशय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ग्रीवा, ठीक, ग्रीवा के बारे में देखना है। और इसके बाद योनि। गर्भाशय को अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं। ठीक, ग्रीवा को सर्विक्स, और योनि को वेजाइना। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर जो हम लोगों को मिलेगा डिस्कस करने के लिए, वो होगा सहायक ग्रंथि। ठीक है, और सहायक ग्रंथि का नाम क्या है भाई, सहायक ग्रंथि का नाम क्या है, तो हम लोग उसको बार्थोलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं भाई, हम लोग उसको बार्थोलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, बार्थोलिन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलो एक बार फिर से जल्दी से चलो समराइज कर ले। चलो क्विक 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 आ जाओ फटाफट, जल्दी से ध्यान दो, फटाफट इसको समराइज करते हैं। ठीक है, मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मादा जनन तंत्र में जो मेन चीज है वो डिस्कस करने के लिए क्या क्या है, पहला पॉइंट है अंडाशय। पहला पॉइंट क्या है, अंडाशय, जो कि मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, जो मेन मादा जनन अंग है अंडाशय। और कितने होते हैं संख्या में, 2 होते हैं। देखो, एक राइट एक लेफ्ट, कितने हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना,
तो ये अंडाशय है, ओवरी, और यहां से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, मतलब अंडाणु निकलता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक ये अंडाशय है दाईं तरफ और एक ये अंडाशय है बाईं तरफ, तो दो अंडाशय हो गए। दो अंडाशय का मतलब ये है कि दो अंडाणु निकलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो सर आप फिर पूछोगे सर आप क्या दोनों अंडाणु निकलते हैं क्या, दोनों ओवरी से क्या ओवम निकलते हैं? निकलते हैं, लेकिन एक साथ नहीं निकलते हैं। अब एक साथ नहीं निकलते हैं मतलब ये कि जब दाईं ओवरी से ओवम निकलेगा तो उस टाइम पर जो बाईं ओवरी है ये कैसी होगी, ये फंक्शनल नहीं होगी। ठीक है ना, मतलब कि ये दोनों ही ओवरी काम करती हैं और दोनों ही ओवरी से ओवम निकलता है, मतलब दो अंडाशय हैं और दोनों ही अंडाशय से अंडाणु निकलता है, लेकिन एक साथ नहीं निकलता है। अगर दाएं वाली ओवरी से दाएं वाले अंडाशय से अगर अंडाणु निकलेगा तो फिर बाएं वाली ओवरी क्या हो जाएगी, उस समय के लिए फंक्शनल नहीं रहेगी, नॉन फंक्शनल रहेगी। ठीक है ना, और नेक्स्ट मंथ अगले महीने जब बाईं ओवरी फंक्शनल होगी तो फिर उस टाइम पर ये दाएं वाली ओवरी फंक्शनल नहीं होगी। इसका मतलब कि एक बार में एक ही ओवरी काम करेगी। क्लियर है ना, एक बार में एक ही ओवरी काम करेगी, या तो ये वाली मतलब दाईं तरफ या फिर वो बाईं तरफ। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ना, मतलब कि दो ओवरी होती है, दोनों ओवरी ही फंक्शनल हैं लेकिन एक साथ फंक्शनल नहीं होती हैं। अगर बाईं वाली ओवरी फंक्शनल है तो दाईं वाली ओवरी काम नहीं करेगी, और अगर दाईं वाली ओवरी फंक्शनल है तो उस टाइम पर फिर बाईं वाली ओवरी काम नहीं करेगी। ठीक है ना, तो एक महीने ये जैसे अगर मान लेते जैसे महीने की शुरुआत जनवरी से होती है, ठीक है, तो अगर जनवरी के महीने में दाएं वाली ओवरी फंक्शनल है तो फरवरी में बाईं वाली ओवरी से क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक, फिर मार्च में दाएं वाली ओवरी से ओवम बनेगा, फिर अप्रैल में बाईं वाली ओवरी से बनेगा, इस तरह करके। मतलब अगर 12 महीने हैं तो 6 महीने ये वाली ओवरी काम करेगी और 6 महीने ये वाली ओवरी काम करेगी। क्लियर है ना, क्लियर है। और अच्छा एक बात आपको और बता दें, अब तुम लोग ये भी सोच रहे होगे कि सर चलो ठीक है, हमने मान लिया कि दोनों ओवरी या दोनों अंडाशय एक साथ फंक्शनल नहीं होते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई भी केस नहीं है कि मान लो अगर दोनों अंडाशय एक साथ फंक्शनल हो गए, मतलब कि दायां अंडाशय और बायां ये दोनों ही अगर एक साथ एक्टिव हो गए तो क्या होगा? मन में तो ये बात आ रही होगी कि ठीक है हमने माना कि नहीं होता है ना, कि भाई एक बार ये वाली ओवरी दाईं और एक बार बाईं ओवरी फंक्शनल होगी, लेकिन मान लो बाई चांस संयोगवश अगर दोनों ही ओवरी दोनों ही अंडाशय अगर एक्टिव हो गए तो फिर उस केस में क्या होगा? तो फिर उस केस में यह होगा कि अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो फिर जुड़वा बच्चे बनेंगे। क्या बनेंगे? जुड़वा बच्चे। क्यों? क्योंकि एक अंडाणु निकल रहा है दाईं ओवरी से और एक अंडाणु निकल रहा है बाईं ओवरी से, तो अंडाणु कितने हो गए? दो। कितने अंडाणु हो गए? दो अंडाणु हो गए। और अगर उस टाइम पीरियड पे अगर स्पर्म शुक्राणु अगर फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फिर जो स्पर्म है जो शुक्राणु है वो दोनों ही अंडाणुओं से मिलकर के दो जाइगोट का निर्माण करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दो बच्चे बनेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं, है ना। लेकिन ये किस तरह के ट्विंस होते हैं? ये ट्विंस इस तरह के होते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये जो दो जाइगोट बने हैं तो इन दोनों जाइगोट का जो सेक्स होगा, मतलब जो बनने वाला बेबी होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। दोनों बेबी मेल भी हो सकते हैं, दोनों बेबी फीमेल भी हो सकते हैं, है ना, और एक मेल और एक फीमेल ये भी हो सकता है, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जाइगोट कितने बन रहे हैं यहां पर? दो। कब? जब दाएं और बाएं दोनों ओवरी जब फंक्शनल होगी तब। और अक्सर ऐसा नहीं होता है। बाई चांस मान लो कभी अगर ऐसा हुआ कि दोनों ओवरी फंक्शनल हो गई तो फिर दो जाइगोट बन जाएंगे अगर निषेचन होता है तो, और दो जाइगोट बनेंगे तो फिर उससे दो बेबी बनेंगे। वो दोनों बेबी सेम सेक्स के हो भी सकते हैं और सेम सेक्स के नहीं भी हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना, कोई इसकी गारंटी नहीं कि दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। अब तुम ये भी सोच रहे होगे कि सर जो ये चीज तो आपने बड़ी बढ़िया बताई, लेकिन एक कंफ्यूजन और हो गई। अब कंफ्यूजन क्या हो गई? कंफ्यूजन ये हो गई कि हमने ऐसा भी तो देखा है कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो दोनों सेम सेक्स के होते हैं, ऐसा भी तो होता है ना।
कि दोनों सेम सेक्स के होते हैं, कभी कभी वो आपस में चिपके भी होते हैं। तो क्या वो यही कंडीशन है जो हम तुमको बता रहे हैं? ना, वो ये कंडीशन नहीं है। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो दाएं वाली ओवरी फंक्शनल है, दायां अंडाशय अगर फंक्शनल है, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो स्पर्म जाएगा, अंडाणु को निषेचित करेगा, जाइगोट बनेगा, और फिर उस जाइगोट में होती है विदलन की क्रिया। होती है नहीं होती है? होती है। तो विदलन की क्रिया होगी, और विदलन की क्रिया में क्या होता है? वो जाइगोट कई टुकड़ों में मतलब डिवाइड करता है, 1 से 2 कोशिका, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 16, फिर 32, है ना, फिर 64। इस तरीके से क्या होता है? बहुत सारी सेल्स का निर्माण होता है। तो इस वक्त क्या होता है? शुरुआत में ही जब विदलन की प्रक्रिया हो रही होती है तो वो जो जाइगोट है वो क्या होता है? वो 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब जो विदलन की क्रिया जाइगोट के अंदर हो रही थी, लेकिन जैसे वो 1 से 2 कोशिकाओं में विभाजित हुआ वो जाइगोट, तो वो क्या हुआ कि वो अनफॉर्चुनेटली वो 2 अलग अलग हो गया, जाइगोट ही अलग हो गया। तो अब यहां पर क्या हुआ? जो बना तो एक जाइगोट था, लेकिन विदलन की वजह से 1 से ही 2 जाइगोट बन गए, विभाजन हो गया जाइगोट में, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाई चांस की बात है कि वो जाइगोट में क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो जब ये क्रिया हो जाती है, जब विभाजन हो गया विदलन की वजह से, किसकी वजह से? विदलन की वजह से, है ना, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं क्लीवेज। तो एक जाइगोट ही 2 जाइगोट में डिवाइड हो गया। तो फिर इस तरीके से क्या होगा कि फिर इस क्रिया के फलस्वरूप फिर जो 2 बच्चे बनेंगे, है ना, 2 जाइगोट हो गए तो 2 बच्चे बनेंगे, लेकिन वो जो 2 जाइगोट हुए वो एक ही जाइगोट के टूटने की वजह से हो गया। तो इस तरह के जो बच्चे होंगे वो सेम सेक्स के होंगे, मतलब या तो दोनों मेल होंगे या दोनों ही फीमेल होंगे, है ना। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि जाइगोट एक ही बना था, यहां पर जाइगोट 2 नहीं बने थे, यहां पर जाइगोट 2 नहीं बने थे। इस केस में जाइगोट तो एक ही बना था, लेकिन विदलन की क्रिया के फलस्वरूप एक ही जाइगोट क्या हो गया? वो 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, है ना। तो वो पूरी तरह से भी अलग अलग भागों में विभाजित हो सकता है, और या फिर वो कहीं से चिपका भी रह सकता है। तो जिस हिस्से से वो चिपका रह गया है, तो जब डिलीवरी होगी, जब बेबी बाहर आएगा फीमेल बॉडी से, तो वो बेबी आपस में उसी जगह से, उस अंग से क्या होता है? चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिया हमने तुमको क्या बताई? ट्विंस की, है ना, जुड़वा बच्चों की। लेकिन ये कब होता है? जब ये वाली और ये, तो ये क्या है? ये है दाईं ओवरी, ये क्या है? दाया अंडाशय, और ये वाला क्या है? बायां अंडाशय, ठीक है। ठीक, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है? दायां अंडाशय है, ये वाला बायां अंडाशय है, ठीक। तो हमने तुमको क्या बताया? जरा फिर से हमने आपको यह बताया कि दायां अंडाशय और बायां अंडाशय दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों ही फंक्शनल होते हैं, लेकिन सेम टाइम पर फंक्शनल नहीं होते हैं। या तो दायां अंडाशय क्या होगा? फंक्शनल होगा, तो ये दायां अंडाशय क्या बनाएगा? अंडाणु बनाएगा। और जब बायां अंडाशय फंक्शनल होगा तो बायां अंडाशय क्या बनाएगा? फिर वो अंडाणु बनाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोगों को मादा जनन तंत्र में जो सबसे ज्यादा मेन रोल है वो किसका है? अंडाशय का है। कितने होते हैं भाई साहब? जल्दी बताओ, कितने होते हैं? 2, है ना, एक दायां और एक बायां, दोनों ही फंक्शनल होते हैं, लेकिन सेम टाइम पर नहीं होते हैं, है ना। अगर जनवरी में दायां अंडाशय फंक्शनल है तो फिर फरवरी में बायां अंडाशय होगा, है ना। तो जनवरी में ये क्या कर रहा होगा? बैठा होगा, चुपचाप सो रहा होगा, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, है ना, आराम से सो रहा है। अब जब फरवरी आ गई तो फिर ये वाला अंडाशय क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा। फिर ये चुपचाप बैठ जाएगा, कहेगा मेरा काम नहीं है, मेरे को सोने दो, है ना, अब मेरा काम नहीं है, अब मैं सो रहा हूं। जब मार्च आएगा तो ये चुपचाप बैठ जाएगा, ये वाला फंक्शनल हो जाएगा, है ना। ये हमने आपको एक बात बताई कि मतलब दोनों एक साथ एक्टिव नहीं होते हैं। और अगर ये दोनों एक साथ एक्टिव हो गए, दायां और बायां दोनों अंडाशय अगर एक साथ एक्टिव हो गए, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो कंडीशन हो जाएगी किसकी? जुड़वा बच्चों की हो जाएगी, है ना। तो अगर
अगर दोनों अंडाशय सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हमने यहां पे पहले क्या लिख दिया, अगर, मतलब ये कंडीशन हमेशा नहीं होती है। अगर ये दोनों अंडाशय एक साथ क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और निषेचन की क्रिया अगर एक्टिव हो जाते हैं तो निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चे, या बच्चे न लिख करके उसको हम लिख दें क्या, जुड़वा संतानें, है ना, जुड़वा संतान उत्पन्न होती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो ये एक क्या है, डबल स्टार इंपॉर्टेंट बात हो गई। क्या बात हो गई इंपॉर्टेंट, कि अगर दोनों अंडाशय सक्रिय हो जाते हैं तो निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जुड़वा संतानें पैदा होती हैं, और ये जो जुड़वा संतानें हैं ये सेम सेक्स की नहीं होती हैं, है ना, या दोनों जो है बेबी वो मेल हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, या फीमेल हो भी सकते हैं, या फिर एक मेल और एक फीमेल हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बात यहां से क्लियर हो गई, इतना पॉइंट यहां से क्लियर होगा कि ये जो जुड़वा बच्चों का आखिर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों ओवरी, दोनों अंडाशय क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है ना, और एक कंडीशन फिर वो भी होती है कि एक ही ओवरी फंक्शनल है, लेकिन उसमें विदलन की क्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाता है, एक जाइगोट दो जाइगोट में विभाजित हो जाता है, जिससे फिर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक, चलो, तो ये पॉइंट हो, आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा कि अगर दोनों ओवरी फंक्शनल होती हैं तो क्या होता है, तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है ना, तो जितने ही मेरे नए बच्चे हैं, जो उड़ान के बच्चे हैं, वो तो जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। जो नए बच्चे हैं, आई होप कि यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये जो ओवरी हैं, जो अंडाशय हैं, ये क्या होते हैं, आपको पता चल गया कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, रोल को अदा करते हैं। ठीक, इसके बाद सहायक नलिकाएं आ जाती हैं। ये सहायक नलिकाएं, ये भी कितनी होती हैं, दो, मतलब कि एक जोड़ी, ये भी होती हैं। ठीक है ना, सहायक नलिकाओं को क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी तुमको लिखा हुआ मिल जाता है, तो हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है ना, और ओविडक्ट की हिंदी क्या होती है, अंडवाहिनी होती है, तो ये अंडवाहिनी हो गया। फिर इसके बाद एक तो ये हो गया, फिर ये जो तुम ऐसे देख रहे हो नाशपाती के आकार की जो संरचना है, ये है ना, या फिर मान लो त्रिभुज के आकार की जो संरचना है, ये क्या है, ये गर्भाशय है। क्या है ये गर्भाशय है। ठीक है ना, इसके बाद गर्भाशय के बाद ये ग्रीवा है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, योनि, जिसको हम लोग कहते हैं वजाइना। और जब हम लोग सहायक ग्रंथि की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही सहायक ग्रंथि पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मादा जनन तंत्र में, और वो सहायक ग्रंथि कौन सी है, बार्थोलिन। कौन सी ग्रंथि होती है वो, बार्थोलिन होती है। हमेशा आप याद रखेंगे कि जो नर जनन तंत्र है वहां पर तीन सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना। जरा याद आ रहा होगा आपको, जरा याद करो जल्दी से, हमको कमेंट करके बताओ। जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट करके बताता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नर जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी तीन सहायक ग्रंथियां होती हैं। ठीक,
जल्दी से बताओ फटाक से। फीमेल में एक होती है, हमने आपको बता दिया, उसका नाम क्या है, बार्थोलिन। ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो यहां तक क्लियर हो गया ना, ये चित्र यहां पर तुमको समझ में आ गया। अच्छा, अभी हमने तुमको अंडाशय के बारे में समझा दिया। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा डीप जाते हैं, किसके बारे में, सहायक नलिकाओं के बारे में। सहायक नलिकाओं का मतलब कि अब हम यहां पर चर्चा करेंगे अंडवाहिनी की, है ना, अंडवाहिनी की चर्चा करेंगे, क्योंकि अंडवाहिनी क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा करेंगे अंडवाहिनी की। ठीक है ना, ये फिर से तुमको वही चित्र दिख रहा है तो फिर से देख लो, टेंशन वाली क्या बात है ना। अंडाशय के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक, कहां है ये, कहां है ये, और ये कितने हैं, दो। क्या है ये, अंडाशय, ये लिखा हुआ है, क्या है ये, अंडाशय है। लेकिन जब थोड़ा सा और ज्यादा हम डीप समझते हैं किसके बारे में, तो हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब ये है, ठीक, और ये ऐसे आ रही है। ठीक, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। और यहां पर फिर ये कुछ इस तरह से बेटा, ये उंगली के आकार की संरचना यहां बनती है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी है। अभी सिर्फ हम इतने हिस्से की बात करेंगे। फिर ये कुछ उंगली के आकार की संरचना बन, नहीं पता नहीं क्या होता है ये, लेकिन ये कुछ उंगली के आकार की संरचना होती है भाई साहब। ठीक है ना, कुछ ये उंगली के आकार की संरचना होती है। क्या होती है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल ये इतना जो हिस्सा है, ये जो हमने अभी यहां से लेकर के, जो अभी हमने यहां से लेकर के ये बनाया, ठीक है, अगर हम ओवरी को छोड़ दें, इसको किसको छोड़ दें, ओवरी को अगर हम लोग छोड़ दें, तो ये जो इतना हिस्सा है, जिस अभी हमने आपको यहां पर ये जो बना के दिखाया, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अंडवाहिनी नलिका कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये अंडवाहिनी नलिका कहलाता है। और इस अंडवाहिनी नलिका के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन। सबसे बाहर जो तुम ये फूला हुआ भाग देख रहे हो, ठीक, एक ये भाग होता है, ये जो थोड़ा सा ज्यादा एरिया तुमको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कीप कहते हैं। क्या कहते हैं, कीप, नलिका के आकार की संरचना है। फिर ये एकदम पतला सा सकरा सा ये गली आ गई, इसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, हिंदी में इसको तुम्बिका कहते हैं। ठीक, और जब और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर ये वाला जो भाग है इसको संकीर्ण पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं। मतलब यहां पर तुमको तीन नाम याद करने हैं। कितने नाम याद करने भाई, तीन नाम याद करने हैं। हमने यहां पर चर्चा करी किसकी, सहायक नलिका की। और सहायक लिख देते हैं, अच्छा, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सहायक नलिका की बात कर रहे हैं। और जब सहायक नलिका की बात करेंगे तो सहायक नलिका में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अंडवाहिनी नलिका की। किसकी बात कर रहे हैं, अंडवाहिनी नलिका की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, या हम लोग इसको फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब मतलब फैलोपियन नलिका। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं। अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो इसके कितने भाग हो गए, इसके तीन भागों को हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। कितने भागों को, तीन भागों को इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक, तो जो सबसे पहला भाग है, वो सबसे पहला भाग क्या होता है, सबसे पहला भाग है कीप। सबसे पहला भाग कौन सा है, कीप है, जो नलिका के आकार का है। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला भाग कौन सा है, तो दूसरा वाला भाग है तुम्बिका। नाम याद रखना जरूरी है ना। हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो बायोलॉजी पढ़ने का जो सबसे स्मार्ट तरीका है, वो स्मार्ट तरीका क्या है कि डायग्राम के जो नाम हैं वो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। डायग्राम आप बना लेते हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत 19-20 बन जाता है चलेगा, लेकिन नाम नहीं भूलने आपको। ठीक है, तो नाम आपको सारे ही याद रखने हैं।
तो जब हम लोग अंडवाहिनी नलिका को डिस्कस करेंगे, जब हम लोग अंडवाहिनी नलिका को डिस्कस करेंगे तो इसके यहाँ पे 3 भाग मिलेंगे। पहला कीप, दूसरा तुम्बिका और तीसरा होता है संकीर्ण पथ। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? संकीर्ण पथ। ठीक, तो 3 नामों की यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ये क्या हो गया? सहायक नलिका, और सहायक नलिका में भी कौन? सहायक नलिका में भी अंडवाहिनी नलिका। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करेंगे, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे गर्भाशय की। किसकी चर्चा करेंगे? गर्भाशय की चर्चा करेंगे। तो गर्भाशय आपको यहां पर दिख रहा है, ये डायग्राम के माध्यम से आपको यहां पर दिख रहा होगा। इसको हटा देते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से तुमको यहां पर ओ हो। ठीक है भाई, ठीक, अब सही है ना। हाँ, तो जब हम लोग गर्भाशय की चर्चा करेंगे, ठीक है, तो गर्भाशय में यहां पर 3 तरह के स्तर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखो, जब हम लोग बेटा गर्भाशय की चर्चा करेंगे, पहले हम लोग किसकी चर्चा करनी थी? सहायक नलिका में अंडवाहिनी नलिका की, और अंडवाहिनी नलिका के बाद हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गर्भाशय के बारे में। बहुत आसान है, गर्भाशय में कुछ ऐसा खास नहीं है। इसके चित्र के बारे में हमने अभी तुमको बताया था, तो क्या कहा था कि कुछ इस तरह से कुछ त्रिभुज के आकार की संरचना दिखती है ना। कुछ इस तरह से कैसी संरचना है? ये देखो, उल्टा त्रिभुज। कैसा है? उल्टा है ना। वैसे त्रिभुज हमेशा ऐसे सीधे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन ये कैसा ऊपर से चौड़ा है, फिर नीचे से सकरा आ रहा है ना। तो कुछ उल्टा त्रिभुज है, इसके आकार की हमको चर्चा करनी है। इसमें क्या होता है, बस इसमें हमको पढ़ना ये है कि गर्भाशय की जब बात करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के स्तर होते हैं, मतलब 3 तरह की परत होती है, 3 तरह की लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर को या सबसे अंदर वाले स्तर को अंतः स्तर कहते हैं, बीच वाले को मध्य और बाहर वाले को बाह्य स्तर कहते हैं। ठीक है ना। ये गर्भाशय में क्या होता रहता है? चेंजमेंट होता रहता है। ठीक, क्यों होता है अभी तुमको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तब वहां पर बताएंगे। ठीक है ना। तो गर्भाशय में ये जो परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से लेयर में चेंजमेंट होता है, 3 लेयर का निर्माण होता है। बाहर की लेयर को बाह्य, मध्य, बीच वाली लेयर को मध्य लेयर और अंदर की लेयर को अंतः स्तर कहते हैं। ठीक है, तो परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया? गर्भाशय के बारे में हो गया। ठीक है ना। आई होप यहां से तुमको क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट जल्दी से फिर से समझ लेते हैं 1 मिनट में। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पहले हम लोगों ने देखा था अंडाशय के बारे में। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? देखो, बस यही है, बस यही है मादा जनतंत्र के बारे में। इतना अगर तुमने पॉइंट समझ लिया जितना अभी बताया, इसके बाद फिर कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। बस खाली बाह्य जननेंद्रिय में थोड़ा सा वो लेंदी है, वहां हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। मॉस प्यूबिस के बारे में, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन क्लिटोरिस, वहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है ना। तो मादा जनन तंत्र की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो मादा जनन तंत्र में जो सारी की सारी चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अंडाशय के बारे में। ठीक, अंडाशय के बाद हम लोगों को पढ़ना है सहायक नलिकाओं के बारे में। सहायक नलिका में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? हालांकि सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अंडवाहिनी है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ओविडक्ट कहते हैं, या हम लोग उसको फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। हिंदी में भी फैलोपियन ट्यूब ही लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं गर्भाशय की। हालांकि गर्भाशय कोई सहायक नलिका नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक संरचना है, क्योंकि उसके बाद फिर ग्रीवा है ना, सर्विक्स, योनि है, वेजाइना, तो ये भी नलिकाएं ही हैं। ठीक है, तो गर्भाशय की चर्चा करते हैं। गर्भाशय भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद सर्विक्स और फिर वेजाइना, मतलब ग्रीवा और योनि। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मादा जनन सिस्टम में, मादा जनन तंत्र में। तो सबसे लास्ट में फिर क्या बचता है? जो है सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों में सिर्फ एक ही ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? बार्थोलिन ग्रंथि होती है। ठीक, और बाह्य जननेंद्रिय भी है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहां पर लिख देते हैं कि हम लोग चौथे नंबर पे बाह्य जननेंद्रिय के बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अभी आगे बताएंगे आपको हम इसके बारे में।
बाह्य जननेंद्रिय, ठीक है। बाह्य जननेंद्रिय हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी बताया हमने मॉन्स प्यूबिस के बारे में, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, है ना, क्लिटोरिस और हाइमन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक लाइन के पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली सुन लेना है, समझ लेना है ना। एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से लिख दोगे, बहुत आसान है। जो टफ चीज़ें हैं वो यही है, क्या, अंडाशय और अंडवाहिनी, है ना। अंडाशय में हमने आपको बताया कितनी होती हैं, दो अंडाशय होते हैं, दाएं और बाएं तरफ। दोनों फंक्शनल होते हैं लेकिन एक साथ फंक्शनल नहीं होते हैं, है ना। अगर दायां फंक्शनल है तो उस टाइम पर बायां फंक्शनल नहीं होगा, और जब बायां फंक्शनल होगा तब दायां वाला जो है वो फंक्शनल नहीं होगा, मतलब एक बार में एक ही फंक्शनल होगा, ठीक। लेकिन अगर दोनों एक साथ फंक्शनल हो जाते हैं, दोनों अंडाशय एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो क्या होगा, तो फिर वो जुड़वा संतानों वाला कॉन्सेप्ट वहां पर आ जाएगा कि अगर दोनों अंडाशय एक साथ सक्रिय हो जाते हैं और उस टाइम पर शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो फिर वहां पर किसका निर्माण होता है, तो वहां पर फिर वो दो जायगोट बनते हैं, जिससे कि फिर वो जुड़वा संतानें होती हैं, जो कि सेम सेक्स की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने आपको बताया, हमने कहा कि फिर हम लोग देखेंगे अंडवाहिनी के बारे में। जब अंडवाहिनी के बारे में देखेंगे तो अंडवाहिनी जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो रोल ऐसा होता है कि जो अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी काफी लंबी नलिका है, ये भी दाएं और बाएं दोनों तरफ होती है, ठीक है। अंडाशय से जैसे ही अंडाणु निकलता है तो जो है वो कहां आ जाता है, अंडवाहिनी नलिका में आ जाता है। और अंडाशय से निकलने वाला जो अंडाणु उसको पकड़ता कौन है, उसको पकड़ता है ये झिल्लरी। ये जो उंगली के आकार की संरचना तुमको दिखाई दे रही है, ये उंगली के आकार की संरचना से बहुत तेजी से घूमती है और अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को तुरंत पकड़ के अपने अंदर समाहित कर लेती है, ठीक। तो अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु इस झिल्लरी के माध्यम से, जो उंगली के आकार की संरचना है, इसके माध्यम से इसके अंदर नलिका के अंदर आ जाता है। और सबसे पहले अंडवाहिनी नलिका में सबसे पहले जहां पर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कीप कहते हैं। कीप के बाद जाता है तुम्बिका में, और तुम्बिका के बाद जाता है संकीर्ण पथ में। तुम्बिका के बाद कहां जाता है, संकीर्ण पथ में जाता है। जो मादा जनन तंत्र में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, मादा जनन तंत्र में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीच में, मतलब कि इसको सब साफ कर देते हैं, ठीक है। ये हिस्सा तुमको दिखाई दे रहा है किसका, संकीर्ण पथ का, और यहीं से चालू हो गया तुम्हारा हिस्सा किसका, ये एम्पुला का। तो ये वाला हिस्सा हो गया बेटा एम्पुला का, और ये वाला हिस्सा हो गया संकीर्ण पथ का, ठीक। तो इसके बीच में मतलब यहां पर ये क्या है, अंडाणु, क्या है ये, ठीक, अंडाणु। और ये योनि से होते हुए फिर ग्रीवा, और ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय से कौन आ रहा है, शुक्राणु आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं और ये यहां भी जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। योनि से होते हुए, ग्रीवा से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए जो शुक्राणु हैं वो इधर इस तरफ भी जा रहे हैं और वो इस तरफ भी जा रहे हैं, ठीक। तो अगर ये वाली दाईं ओवरी फंक्शनल है तो यहां शुक्राणु आएंगे, और अंडाणु कहां बैठा है, यहां पर बैठा है ना। तो इससे आकर के मिल जाएंगे, निषेचन करेंगे। और अगर ये वाली ओवरी बाईं ओवरी फंक्शनल है तो ये अंडाणु बैठा है, और यहां से कौन आ रहा है, ये स्पर्म आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है। तो ये शुक्राणु आकर कहां मिल जाएगा, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे, तुम्बिका संकीर्ण पथ का जो मिलने वाला पॉइंट है वहां पर ये शुक्राणु आता है, और आकर के इस अंडाणु से क्या करता है, मिल जाता है, मिल करके निषेचन की प्रक्रिया करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम यहां पर क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। चलो, तो अब यही सारा हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि जो अभी हमने आपको बताया वो आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि सुनोगे तो भूल जाओगे, इसलिए लिखा हुआ होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको अंडवाहिनी नलिका को हम लोग डिंबवाहिनी नलिका भी कहते हैं। अंडवाहिनी नलिका को हम लोग, ये अंडवाहिनी नलिका है, क्या है, अंडवाहिनी नलिका है। अंडवाहिनी नलिका को डिंबवाहिनी नलिका भी कहते हैं, ठीक। तो जब सहायक नलिकाओं की चर्चा करेंगे तो जो डिंबवाहिनी नलिका है, गर्भाशय है और योनि है, ये मिल करके क्या करते हैं, सहायक नलिकाओं को बनाते हैं, ठीक। प्रत्येक डिंबवाहिनी नलिका की जब हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। जो अंडाशय की परिधि से चल करके कहां तक जाती है, गर्भाशय तक जाती है,
जब हम गर्भाशय की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, गर्भाशय की बात करेंगे, तो गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे का जन्म होता है, बच्चा यहां पर बनता है। ठीक, गर्भाशय के अगर आकार की बात करेंगे तो उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसा आकार होता है। कैसा होता है? उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का जैसा होता है। ठीक है, उल्टा त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं। गर्भाशय जो है वो एक पतली ग्रीवा के द्वारा किसमें खुलता है? योनि में खुलता है। ठीक है, ग्रीवा की गुहा को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल कहते हैं। जो ग्रीवा की गुहा है उसको हम लोग ग्रीवा नाल कहते हैं, अंग्रेजी में सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। कहां है ये सर्वाइकल कैनाल? ये जो आप यहां पर चित्र देख रहे हो, ये गर्भाशय है, और ये गर्भाशय आगे कहां पे खुल रहा है? ये ग्रीवा में। तो यहाँ ये गर्भाशय ऐसे ग्रीवा से खुल रहा है। तो ये जो तुम यहाँ पर ये जो नलिका के आकार संरचना देख रहे हो, इसी को क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल कहते हैं, अंग्रेजी में सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ खुलता है? ग्रीवा नाल में खुलता है। ठीक है, इस जो किसके साथ? योनि के साथ मिल करके क्या बनाता है? जन्म नाल अर्थात बर्थ कैनाल, जहां से बच्चे की क्या होती है? डिलीवरी होती है। ठीक, तो बर्थ नाल की रचना करता है। अब गर्भाशय की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि गर्भाशय में कितनी परतों का निर्माण होता है? 3 तरह की परतों का निर्माण गर्भाशय में होता है। जो सबसे बाहर की परत होती है उसको परिगर्भाशय कहते हैं, बीच वाली परत को पेशी गर्भाशय कहते हैं, और अंदर वाली परत को अंतः स्तर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? ये हो गया गर्भाशय की परतों के बारे में। अगर आपको और अगर ध्यान से देखना हो तो देखो यहाँ पर ये हमने आपको ये चित्र में दिखाया हुआ था। ठीक है, ये गर्भाशय का अंतः स्तर है, ये पेशी स्तर है, और ये बाह्य स्तर है। तो ये जो तुम परतों में जो तुम यहाँ पर अंतर देख रहे हो चौड़ाई का, वो हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं अंडवाहिनी नलिका की, तो यहाँ पर 3 नाम हमने तुमको बताए थे। पहला क्या था? पहला बताया था कीप के बारे में, दूसरा बताया था तुम्बिका के बारे में, और तीसरा बताया था संकीर्ण पथ के बारे में। ये तीनों ही मिल करके क्या बनाते हैं? ये तीनों ही मिल करके अंडवाहिनी नलिका बनाते हैं। ठीक है ना, तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि अंडाशय के ठीक पास क्या होती है? अंडवाहिनी नलिका होती है। ठीक है, जो क्या जिसमें क्या होता है कि डिम्ब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कीपक कहते हैं। और ये जो कीपक के किनारे कुछ उंगली के आकार की संरचना होती है, इस उंगली के आकार की संरचना को बेटा क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। क्या कहते हैं? झालर या झल्लरी कहते हैं उंगली के आकार की संरचना को। ये जो उंगली के आकार की संरचना है, ये करती क्या है? ये हमने आपको बताया कि अंडाशय से निकलता है अंडाणु, और अंडाशय से जैसे ही अंडाणु निकलेगा तो ये जो झल्लरी, ये जो हम लोग उंगली है ना, उंगली के आकार की संरचना ऐसे खूब कस के घूमता रहता है ऐसे, और जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलेगा तो उसको क्या कर लेगा? इसको पकड़ लेगा। ठीक है ना, जो कहीं और न चला जाए, कहीं जाने नहीं देगा। इससे जुड़ा हुआ है ना ये, तो कहीं जाने नहीं देगा। अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को ये झल्लरी पकड़ के कहां फेंक देगा? कीपक के अंदर ले आएगा। ठीक, और कीपक से फिर वो कहां चला जाएगा? तुम्बिका में चला जाएगा। तुम्बिका से कहां जाएगा? संकीर्ण पथ में चला जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? अब हम लोग देखते हैं बाह्य जननेंद्रिय के बारे में। हमने आपको बताया था कि जो बाह्य जननेंद्रिय है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत आसान है। लेंदी क्या है? लेंदी है उसके नाम याद करना। सब नाम की ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले जघन सैल, अंग्रेजी में कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। फिर है वृहद भगोष्ठ, अंग्रेजी में कहते हैं लेबिया मेजोरा। फिर लघु भगोष्ठ, अंग्रेजी में कहते हैं लेबिया माइनोरा। फिर भग शेफ, अंग्रेजी में कहते हैं क्लिटोरिस। ठीक, तो ये 4 नाम तुमको यहां पर याद करने की जरूरत है। पहला, जल्दी बोलो, जघन सैल। दूसरा वृहद भगोष्ठ, तीसरा लघु भगोष्ठ, और चौथा भगशेफ। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस ये अंग्रेजी का नाम है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस। ठीक, जो मॉन्स प्यूबिस है, जो जघन सैल है, ये क्या है? ये वसामय ऊतकों से बनी हुई एक गद्दी सी संरचना होती है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है, जहां पर बालों का थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे जो बाल है उनका निर्माण वहां पर होता है। ठीक, वृहद भगोष्ठ की बात करेंगे तो ये भी ऊतकों का, देखो ये भी वसामय ऊतकों से बनी हुई संरचना है, और ये भी ऊतकों का एक मांसल वलन होता है, एक फोल्ड होता है, जो जघन सैल से मतलब मॉन्स प्यूबिस से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। मतलब जो योनि है, जो वजाइना है, उसके आसपास के एरिया को क्या करते हैं? कवर्ड रखते हैं, उसको घेरे रहते हैं। जो लघु भगोष्ठ है, लेबिया माइनोरा है, ये ऊतकों का एक जोड़ा
वलन है, ये भी एक फोल्ड है जो वृहद भगोष्ठ मतलब कि लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। ठीक, क्लिटोरिस की बात करेंगे तो ये एक छोटी सी उंगली के आकार की संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ठीक ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। क्या? ये क्लिटोरिस। ठीक है, तो ये चार नाम तुमको यहां पर याद रखने हैं। कौन कौन से चार नाम हैं जल्दी से बोलो। जघन शैल है, ठीक है, वृहद भगोष्ठ है, लघु भगोष्ठ है और भगसेफ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लिटोरिस कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी की बात करेंगे तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य जननेंद्रिय के बारे में। पांचवा जो नाम है वो है हाइमेन, मतलब कि योनि छद्म हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हाइमेन कहते हैं। ठीक है ना। हाइमेन क्या है? हाइमेन का ये जो योनि का द्वार है वो एक पतली झिल्ली के द्वारा आंशिक रूप से ढका रहता है। कौन? योनि का द्वार, मतलब जहां से वेजाइना ओपन हो रही होती है उसका जो एंडिंग पॉइंट कह लो या उसका एंट्री पॉइंट कह लो, है ना। जैसे ही वो योनि ओपन हो रही होती है, खुल रही होती है, तो वो एक पतली सी झिल्ली के द्वारा क्या होती है? ढकी रहती है आंशिक रूप से, कि मतलब पूरी तरह से बंद नहीं होती है। आंशिक का मतलब हो गया बहुत हल्की सी एक पतली सी लेयर होती है। ठीक है, तो उस लेयर से ढकी रहती है, उसी लेयर को योनि छद्म अर्थात हाइमेन कहते हैं। ठीक है ना। हाइमेन के बारे में एक बहुत पहले चलन ऐसा था, अब तो ऐसा नहीं है क्योंकि अब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना। पहले भी लोग पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी कुछ भ्रांतियां ज्यादा ऐसी थी कि ऐसा माना जाता था कि अगर किसी लड़की में, किसी गर्ल में क्या है कि अगर ये हाइमेन, ये जो एक पतली सी आंशिक जो एक लेयर है, पतली सी झिल्ली है, अगर ये पतली सी झिल्ली अगर फट गई है तो ऐसा माना जाता था कि मतलब कि उसके साथ मैथुन की क्रिया हो चुकी है ना। हाइमेन इज अ इंडिकेशन ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, सेक्सुअली फिजिकल इंटरेक्शन, है ना, मतलब कि उस लड़की के साथ सेक्सुअली जो है फिजिकल इंटरेक्शन हो चुका है, मैथुन की क्रिया हो चुकी है। कैसे? अगर वो हाइमेन जो पतली सी लेयर अगर वो फटी हुई है, लेकिन उस समय यह जानकारी ऐसी नहीं थी कि ये जो हाइमेन है ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरेक्शन की वजह से ही नहीं फटती है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये फट सकती है। जैसे कि दौड़ने से, रनिंग करने से, जैसे कि घुड़सवारी करने से, खेलने कूदने से, है ना, ऊपर से कहीं छलांग लगा रहे हो तो अचानक से कोई झटका लग जाए तो उसकी वजह से, तो एक्सरसाइज करने की वजह से, तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो या जिनकी वजह से या जो कारण बनते हैं किसका? हाइमेन के फट जाने का। तो हाइमेन का रैप्चर्ड हो जाना, हाइमेन का फट जाना, जो एक पतली सी झिल्ली सी एक लेयर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली फिजिकल या फिजिकली इंटरेक्शन या मैथुन का एक कारण नहीं हो सकता है कि मैथुन की वजह से ही ये लेयर फटी है ना। तो हाइमेन इज नॉट अ इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअली इंटरेक्शन। ठीक है ना। तो लेकिन पहला ऐसे माना जाता था कि अगर हाइमेन की लेयर फटी हुई है इसका मतलब कि मैथुन की प्रक्रिया हो चुकी है ना। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाद में पता चला कि सिर्फ सेक्सुअली जो है इंटरेक्शन की वजह से ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये लेयर फट सकती है। तो यहां पर इस वजह से ये बात थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको जानना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे योनि छद्म की, तो प्राय है ना मैथुन मतलब कि संभोग के दौरान क्या होता है, वो जो पतली सी झिल्ली है वो फट जाती है। हालांकि यह आवरण कभी कभी क्या होता है बेटा कि तेज धक्के की वजह से या अचानक गिरने की वजह से भी क्या होता है? फट सकती है। या फिर इसके अलावा साइकिल चलाने की वजह से, खेल कूद की वजह से, है ना, खेल कूद में सक्रिय भागीदारी की वजह से भी क्या हो जाता है? ये फट सकती है। इसलिए कुछ औरतों का योनि छद्म क्या होता है? संभोग के बाद भी बना रहता है। संभोग हो गया, सेक्सुअली फिजिकल इंटरेक्शन हो गया, मैथुन की प्रक्रिया हो गई, लेकिन तब भी वो लेयर नहीं फटती है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हाइमेन अगर जो है फटी हुई है, हाइमेन जो पतली सी जो लेयर है वो फट गई है तो सेक्सुअली इंटरेक्शन ही उसका मतलब हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी सेक्सुअली होने के बाद भी वो लेयर नहीं फटती है ना। और या फिर जो है साइकिल चलाने की वजह से, खेल कूद की वजह से, अचानक गिर जाने की वजह से, तेज धक्का लग जाने की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो लेयर फट सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट मतलब ये है कि योनि छद्म के होने या फिर ना होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य अर्थात उसकी वर्जिनिटी या फिर यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए, है ना। साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन है कि इसलिए योनि छद्म के होने या ना होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य अर्थात उसकी वर्जिनिटी
या फिर यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है ना। तो आई होप कि यहां पर ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हमने आपको बताया था कि इसी में एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। तो ये जो आर्तव चक्र है ये क्या है, तो हम आपको बताएं कि ये जो बेटा आर्तव चक्र है जिसको अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है, ये 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 डेज की साइकिल होती है, 28 दिन की साइकिल होती है ये। ठीक है ना। और जब ये शुरू होती है, कब शुरू होती है, तो यौवनावस्था में, है ना, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में होती है। लड़कियों में होने वाली प्रक्रिया है ना। कब शुरुआत होती है, यौवन की अवस्था में। तो ये यौवन की अवस्था क्या हो सकती है, ये यौवन की अवस्था क्या हो सकती है, यौवन की अवस्था 10 साल से लेकर के 14 साल तक, या 14 अगर ना लिखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, 14 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि 10 से 12 या 13 मान सकते हो। ठीक है ना। तो 10 से 13 साल के बीच में जो यौवन की अवस्था है ना, जो एक शुरुआत होती है यौवन की, है ना, तो 10 साल से चालू हो जाता है, 10 से साल से 11वीं साल 12वीं साल, है ना। हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। दस से 12 साल क्या है, एक यौन अवस्था। ठीक है। तो जब ये आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मेनार कहते हैं। और जब ये खत्म होता है, खत्म कब होता है, लगभग 50 वर्ष की आयु पे क्या हो जाती है, ये बंद हो जाती है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मीनोपॉज कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं, हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं। और जब ये शुरू होती है, कब शुरू होती है, यौवन की अवस्था के समय शुरू होती है, एडल्ट के टाइम पर शुरू होती है। और ये यौवन की अवस्था कब होती है, तो 10 से लेकर के 12 साल के बीच में ये शुरुआत हो जाती है। ठीक है, लड़कियों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को आर्तव चक्र कहते हैं। और ये जो चक्र है ये कितने दिन का होता है बेटा, 28 दिन का होता है। जब ये शुरू होता है तो उसको क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। और जब ये बंद होने की प्रक्रिया होती है, बंद कब होती है, बंद होती है लगभग 50 साल की उम्र में। ठीक है ना। तो जब बंद होने की प्रक्रिया है उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, और शुरुआत होने की प्रक्रिया को रजोधर्म कहते हैं। ठीक है ना। रजोधर्म तभी आता है जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर निषेचन हो गया है, अगर शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच गए हैं, अंडाणु से जाकर के मिल गए हैं, तो उसको निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया के समय या निषेचन की प्रक्रिया के बाद फिर ये रजोधर्म की प्रक्रिया, फिर ये आर्तव चक्र की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना। फिर पीरियड्स फीमेल में नहीं आते हैं। तो अगर फीमेल में पीरियड्स नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं ये पहला इंडिकेशन क्या जाता है कि ऐसा तो नहीं कि फीमेल कहीं प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है ना। क्योंकि अगर निषेचन हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जायगोट बन गया है। और अगर जायगोट बन गया है, निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी है, तो फिर पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं होगी, बंद हो जाएगी। और पीरियड्स का बंद होना या पीरियड्स का डिले होना, है ना, लड़कियां इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ रही होंगी कि पीरियड्स नहीं समझ रही है तो समझें कि पीरियड्स का बंद होना कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है किसका, प्रेगनेंसी का, है ना। तो स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिले द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है। हालांकि सिर्फ यही रीजन नहीं होता, कुछ और भी कई सारे रीजन होते हैं, है ना। टाइम से खाना ना खाना, है ना, प्रॉपर अच्छी हेल्थ ना होना, है ना, बीमार पड़ जाना, मेडिसिन ज़्यादा खाना, या फिर जो है स्ट्रेस ज़्यादा लेना, ये सारे रीजंस होते हैं कि पीरियड्स क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। डिले का मतलब क्या है बेटा कि 28 दिन की वजह फिर वो कहीं 30 दिन या 31 दिन या फिर कभी ना कभी इससे ज़्यादा भी खिंच जाते हैं। तो जो प्रक्रिया 28 दिन में होनी चाहिए थी वो 28 दिन में ना होकर के कभी कभी जल्दी भी हो जाती है, 26 दिन की हो जाती है, कभी कभी 2 दिन 3 दिन ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन पीरियड्स का डिले होना पहला इंडिकेशन किसका माना जाता है, प्रेगनेंसी का माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके और भी कारण है। ऐसा ही नहीं कि कोई फीमेल के पीरियड्स डिले हो गए इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है, ऐसा है भी नहीं, पहला इंडिकेशन है। लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं। कारण क्या हो सकते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा वो ले रही हो, या उसकी हेल्थ अच्छी ना हो,
है ना, प्रॉपर जो है सही से खाना पीना सही से ना खाया हो, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, पीरियड्स में डिले हो जाता है। ठीक है ना। तो ये रजोधर्म बेटा कब आता है, ये रजोधर्म तभी आएगा जब निषेचन की प्रक्रिया ना हुई हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भ धारण का क्या होता है, संकेत होता है। गर्भ धारण मतलब प्रेगनेंसी का संकेत है। यद्यपि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, क्या, जैसे कि तनाव इसका कारण हो सकता है, निर्बल स्वास्थ्य इसका कारण भी हो सकता है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में होता क्या बेटा, 3 से 5 दिन तक, कभी कभी 6 दिन भी हो जाते हैं, 3 से 5 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, रक्त स्त्राव होता है, ये होता है। ठीक है। और रक्त स्त्राव क्या होता है, गर्भाशय से इस रक्त स्त्राव का कारण क्या होता है, गर्भाशय की जो अंतः स्तर है, हमने आपको बताया था कि गर्भाशय की चर्चा आगे हम कल चल के करेंगे। तो गर्भाशय का जो अंतः परत है और उस अंतः परत में पाई जाने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं, गर्भाशय हमने आपको दिखाया था, गर्भाशय यहां पर देखते हैं, ये गर्भाशय है ना। और ये गर्भाशय में तुम ये देख रहे हो, ये क्या है, ये गर्भाशय का पेशी स्तर है। ठीक है। और जो तुम ये देख रहे हो, ये क्या है, ये गर्भाशय का अंतः स्तर है। तो ये जो गर्भाशय का ये जो अंतः स्तर है, ये देखो, है ना, ये क्या है, ये रक्त वाहिनियां हैं। क्या है ये बेटा, ये रक्त वाहिनियां हैं। ठीक। और ये मध्य स्तर पे यहाँ पे सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो गर्भाशय का अंतः स्तर है, ये क्या है, गर्भाशय का अंतः स्तर है। तो इस अंतः स्तर में क्या पाई जाती है, यहां पर रक्त वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। यहां पर क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है। तो इन रक्त वाहिकाओं में क्या होता है, ये रक्त वाहिकाएं बेटा टूटती हैं। क्या होता है, ये रक्त वाहिकाएं टूटती हैं। इन रक्त वाहिकाओं के टूटने की वजह से क्या होता है, रक्त स्त्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्त्राव होता है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां पर रक्त स्त्राव हो रहा है। ये रक्त स्त्राव कितने दिनों तक चलता है बेटा, 3 से 5 दिनों तक चलता है। क्यों होता है, क्योंकि गर्भाशय से इस रक्त स्त्राव का कारण क्या है, गर्भाशय की जो अंतः स्तर की परत है वो, और वहां पर जो रक्त वाहिनियां हैं उनके नष्ट होने के कारण, उनके टूटने के कारण एक तरल के रूप में क्या होता है, जो रक्त वाहिनियां जो टूटती हैं, उन रक्त वाहिकाओं के टूटने से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग हिंदी में रक्त स्त्राव कहते हैं। और ये ब्लीडिंग 30 से 5 दिनों तक चलती है ना। मिनिमम या कम से कम 3 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 5 या फिर 6 दिन तक। ऐसा जाता नहीं है, बहुत हार्डली 6 दिन तक जा भी सकता है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आतंर चक्र के बारे में, जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा उसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो जब हम लोग बेटा इस प्रक्रिया को देखेंगे, ये पूरा का पूरा तुमको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, जो तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन तुमको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि तुमको समझने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। तुम्हारे सिलेबस में ये चार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत तुमको एक हिंट मिल जाए, थोड़ी बहुत तुमको एक जानकारी मिल जाए, है ना। तो नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल बस समझो, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो यहां पर लिखे हुए दिन, नीचे देखो, ध्यान से देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, कितना लिखा है बेटा, 28। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो आतर्व चक्र है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये कितने दिन की है भाई साहब, 28 दिन की है। दो डायग्राम को तुमको जिस तरीके से समझा रहे हैं, बस उस तरीके से देखते चले जाओ, सुनते चले जाओ। ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस खाली सुनते चले जाओ। जैसे ही सब कुछ बता देंगे, तुम्हारे मन में अपने आप सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो यहां पर ये तुमको दिख रहा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये है बेटा रक्त स्राव हो रहा है। क्या हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है। यहां से ये फिगर ऐसे, यहां देखो ये नीचे आ गया, यहां पर ये कौन सा दिन आ गया, 5वां। कौन सा दिन आ गया, 5वां। ठीक। मतलब रक्त स्राव कितने दिनों तक होता है, 3 से 5 दिन तक। ठीक।
3 से 5 दिन तक क्या हो रहा है बेटा, रक्तस्राव हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर धीरे 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 कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे कौन से हार्मोन्स हैं, एक यहां पर नाम लिखा हुआ है FSH, फॉलिकल पुट्टिका हार्मोन्स, एक यहां पर लिखा हुआ है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और एक ये हार्मोन्स लिखा हुआ है एस्ट्रोजन, जिसको हम लोग फीमेल हार्मोन्स भी कहते हैं। एस्ट्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल हार्मोन्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ। तो 3 हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। FSH का लेवल बढ़ना चालू होता है, देखो ये लेवल इसका बढ़ रहा है। ठीक, एस्ट्रोजन का लेवल ये देखो बढ़ रहा है, ये तो LH है, LH का लेवल देखो यहां पर बढ़ रहा है। ठीक, नहीं ये एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो यहां पर बढ़ रहा है, और LH का ये ग्राफ आया, ये वाला, ये एकदम से आकर के ऐसे बढ़ा, तो LH मतलब 3 हार्मोन्स का लेवल यहां पर बढ़ता है। सिर्फ खाली इतना समझना है ना, कि हार्मोन्स हैं, तुम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी है ना, वहां पर तुमको मैंने पढ़ाया केमिकल कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कि FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है जिसको हम लोग फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, इसका लेवल भी देखो यहां पर चित्र में क्या दिखाया जा रहा है कि बढ़ रहा है। कब तक बढ़ता है, 14 दिन तक। ये क्या लिखा हुआ है, ओव्यूलेशन, क्या लिखा हुआ, ओव्यूलेशन, अर्थात इस दिन क्या होता है, इस दिन अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल रहा होता है। और ये कौन सा दिन है, तो ये 14वां दिन है। कौन सा दिन है ये बेटा, ये 14वां दिन है। मतलब 1 से लेकर के 14 दिन तक, अगर मान लो कि अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आतर्व चक्र है, अगर वो 1 जनवरी को चला है, मतलब चला का मतलब 1 जनवरी को उसकी शुरुआत हुई है, अगर 1 जनवरी को उसकी शुरुआत हुई है तो 1 जनवरी से लेकर के कब तक रहेगा, 28 दिन तक चलेगा। ठीक है, और जो 14 जनवरी वाला दिन होगा, जो 14 जनवरी वाला दिन होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्यों, क्योंकि उस दिन क्या हो रहा है, उस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। अर्थात मतलब कि उस दिन अंडाणु अंडाशय से निकल के बाहर आ रहा है। ये वो टाइम पीरियड होता है, ये वो पीक टाइम होता है जिस टाइम पर मैथुन की प्रक्रिया अगर की जाए, अगर इस टाइम पर, अगर मान लो पीरियड्स चालू हुए हैं 1 जनवरी को, ठीक है, तो कब तक चलेगा, ब्लीडिंग कब तक होगी, 3 से 5 दिन तक। 5 दिन के बाद फिर अंडाणु के बनने की प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है, तो अंडाणु के बनने की प्रक्रिया चालू होगी 5 से लेकर के 14 दिन तक। ठीक, यहां पर क्या होगा, अंडाणु के बनने की प्रक्रिया होगी, अंडाणु निर्माण, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया होगी 5 से 14 दिन। और ये जो 14वां दिन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि 14 जनवरी वाले दिन क्या होगा, अगर किसी के पीरियड्स 1 जनवरी को हुए हैं तो 14 जनवरी वाले दिन, 14वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अर्थात वो जो अंडाणु अभी तक बन रहा था, वो अंडाणु अंडाशय से बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो कहां चला जाएगा, अंडवाहिनी नलिका में चला जाएगा, है ना। तो अंडवाहिनी नलिका में वो अंडाणु चला जाएगा, और इस टाइम पर या इसके 1-2 दिन पहले या इसके 1 दिन बाद, है ना, 14वें दिन के 1-2 दिन पहले या इसके 1 दिन बाद, अगर शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो निषेचन होने के चांसेस 99% होते हैं, है ना। 1% छोड़ दो, 100% ना कहो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए 99% अगर इस 14वें दिन, जिस दिन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है, अगर उस दिन मैथुन की प्रक्रिया होगी या शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे, तो फीमेल की प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो 99% बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि कह सकते हैं उस टाइम पीरियड पर फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। क्योंकि क्या हो रहा होता है, ओव्यूलेशन हो रहा होता है, अंडाणु उस टाइम पर कहां आया होता है, अंडवाहिनी नलिका में आया होता है। तो मैथुन की प्रक्रिया इस 14वें दिन या इसके 2 दिन पहले या इसके 1 दिन बाद, मतलब इधर जो बीच का जो 4-5 दिन का टाइम पीरियड है, उस टाइम पर अगर फीमेल को प्रेग्नेंट होना है तो शुक्राणु अंदर जो है जाएगा, तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अगर फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होना है ना, शादी के बाद अगर कपल चाहते हैं कि नहीं अभी जो है बेबी प्लान नहीं करना है, तो इस टाइम पीरियड पर फिर जो है वो मैथुन की प्रक्रिया ना की जाए,
ठीक है ना, ये एक प्राकृतिक विधि है, अभी आगे चल के आपको बताएंगे, समझाएंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये 14वें दिन तक ये प्रक्रिया होती है। इस टाइम पीरियड पर 1 से लेकर के 14 दिन तक 3 हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं, पहला FSH, दूसरा LH और तीसरा फीमेल हार्मोन्स जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है तो ये सारे हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाएगा और एक हार्मोन्स है फिर उसके बाद जो उठेगा, उस एक हार्मोन्स का नाम क्या है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये लगभग उठता है 23वें दिन। हालांकि तुमको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बस खाली समझ लो कि 23वें दिन देखो इसका लेवल ऐसे ऐसे गया और ये जाकर के फिर इसका लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। तो 23वें दिन जो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स है वो 23वें दिन उसका लेवल बढ़ता है, फिर बाद में धीरे से उसका लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां पर तुमको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि 28 दिन की होती है और 28 दिन की होती है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर निषेचन की प्रक्रिया हो गई है तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर जो है पीरियड्स नहीं आएंगे, फिर आंतरचक्रीय प्रक्रिया नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना, लगभग 12-15 महीने के लिए अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो हर महीने ये प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। एग्जैक्ट 14वें दिन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, उस टाइम पीरियड पर मैथुन की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो फिर फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अगर फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होना है तो उस टाइम पर मैथुन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। जब हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं तो हमने आपको बताया था कि यहां पर हम लोग समझेंगे किसके बारे में, यौन संचारित संक्रमण के बारे में। ये जो संक्रमण है, ये संक्रमण किसकी वजह से होता है, ये यौन संचारित संक्रमण है, मतलब कि सेक्सुअली इंटरेक्शन की वजह से होता है। जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअली इंटरेक्ट करते हैं तब कुछ सावधानियां ना बरतने की वजह से ये संक्रमण हो जाते हैं। ये संक्रमण होते किसकी वजह से हैं, तो ये संक्रमण होते हैं 2 कारण की वजह से। पहला कारण होता है कोई ना कोई बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, या फिर कोई ना कोई वायरस मतलब कि विषाणु। तो भाई साहब ये बैक्टीरिया और ये वायरस बड़े खतरनाक हैं, ठीक है ना, इनसे बच के रहना है। चाहे सर्दी खांसी जुकाम हो, ये भी वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर वो कोविड हो वो भी वायरस की वजह से हुआ था, या फिर वो फिर जो है यौन संचारित जो संक्रमण है वो भी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। भैया इनसे सावधानी बरतनी है। कैसे बरत सकते हैं सावधानी, वो बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि ये जो बैक्टीरिया और वायरस है ये क्या बीमारी फैलाते हैं। तो ये बीमारी जो फैला सकते हैं वो सुजाक मतलब गोनोरिया, सिफिलिस, जननिक हर्पीज, लैंगिक मस्से, या फिर सर्वाधिक घातक एक बीमारी जिसको हम लोग HIV के नाम से जानते हैं। HIV वायरस का नाम है, एड्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बीमारियों के नाम है। ये क्या है, ये रोग हैं या फिर संक्रमण हैं जो किसकी वजह से होते हैं, जो मैथुन के द्वारा होते हैं, मैथुन के द्वारा संचारित रोग है। मतलब जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअली इंटरेक्ट करते हैं, है ना, और उसमें अगर वो सावधानियां नहीं बरतते हैं तो फिर वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं, जो कि हर एक बीमारी घातक बीमारी है ना। और इन बीमारियों से बचने का कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बीमारियां हो गई तो फिर वो कहीं ना कहीं जो हेल्थ है ना, जो स्वास्थ्य है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य है। जो किसकी वजह से होता है, मैथुन की वजह से ये रोग फैलते हैं। कौन फैलाता है, तो जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस उसको फैलाते हैं। इसका नाम क्या है, यौन संचारित संक्रमण। कौन कौन से रोग हैं, तो सुजाक, सिफिलिस, जननिक हर्पीज, लैंगिक मस्से, और जो सर्वाधिक घातक है वो क्या है, एड्स। अब इन बीमारियों से बचने की प्रक्रिया क्या है, इन बीमारियों से हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो इन बीमारियों से बच कैसे सकते हैं हम लोग, वो यहां पर देखना है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए भाई बहुत सारे मेथड है। कुछ प्राकृतिक विधियां हैं, कुछ बैरियर मेथड हैं, कुछ अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं जिनका प्रयोग करके इस बीमारी से बचा जा सकता है या फिर इस बीमारी को रोका जा सकता है। ये कह सकते हैं ना कि इन बीमारियों से दूर, इन बीमारियों से डिस्टेंस बना के रखी जा सकती है। प्राकृतिक विधि क्या, प्राकृतिक विधि में देखो एक सबसे बढ़िया विधि क्या है, बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का मतलब क्या होता है, बाह्य स्खलन एक ऐसी विधि है बेटा जिसमें मैथुन की प्रक्रिया हो रही होती है, ठीक है, और जैसे ही शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर जाने वाला होता है उसी समय पेनिस को फीमेल बॉडी के से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए, शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। तो एक प्राकृतिक विधि है बाह्य स्खलन, जिसमें क्या होता है, शुक्राणुओं को फीमेल बॉडी के अंदर जाने से पहले ही पेनिस को, शिश्न को फीमेल बॉडी के बाहर निकाल लिया जाए, जिससे शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश कर ही ना पाए। एक तो यह विधि है। दूसरी एक और प्राकृतिक विधि है, क्या, अभी हमने आपको बताया, हमने आपको इस डायग्राम में बताया यहां पर कि 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि
ये वो दिन होता है 14वां दिन, जब भी पीरियड चालू हुए हैं वहां से 14 दिन तुम जोड़ लो, ठीक है। तो ये वो दिन होता है जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल करके जो है अंडवाहिनी नलिका में आया होता है। और इस टाइम पीरियड के भी ये 14वें दिन के 2-3 दिन पहले या इसके एक दिन बाद, तो ये जो 4-5 दिन का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच हमने आपको बताया कि अगर शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो करना क्या है, करना यह है कि अगर फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होना है तो इस ओव्यूलेशन के आसपास का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पर मैथुन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। कि अगर इस टाइम पीरियड पर मैथुन की प्रक्रिया होगी वो भी बिना किसी जो है प्रोटेक्शन के, अगर शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे तो फिर वहां प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक विधि यह है कि ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड के 3-4 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद, ये जो बीच का टाइम पीरियड है 4 से 5 दिन का, या ये 1 वीक का जो टाइम पीरियड है, इस 10 से लेकर के 15 दिन, 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के बीच का जो 1 वीक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पर मैथुन की प्रक्रिया ना हो। इसके पहले हो रही है या इसके बाद 15 तारीख के बाद अगर ये प्रक्रिया हो रही है और शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तब भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अंडाणु है ही नहीं। जब अंडाणु है नहीं तो शुक्राणु अकेले जाके क्या करेंगे, है ना। अकेले जाओ, वहां अंडाणु है ही नहीं, किससे मिलोगे? तुम्हारे यार दोस्त वहां पे कोई है ही नहीं, है ना। चलो, तो ये होगी प्राकृतिक विधियां, ठीक है। तो जिसमें हमको कुछ चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर कुछ भी ध्यान नहीं देना है तो फिर बैरियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बैरियर मेथड में सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? कंडोम का है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 99% मेल के द्वारा ही इसको प्रयोग में लाया जाता है। फीमेल के द्वारा जो चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं उसमें डायाफ्राम आ जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा टोपी आ जाएगी, या फिर वॉल्ट आ जाएगा, है ना। या फिर फीमेल के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ जेली होती है, कुछ फोम होते हैं, जो शुक्राणुओं को जैसे ही वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर रहे होते हैं तो इस क्रीम को योनि के आसपास लगा लिया जाता है, जिससे कि वो शुक्राणु मर जाते हैं, ठीक है ना। कुछ और भी जो है बैरियर मेथड के अलावा कुछ और भी डिवाइसेस होती हैं जो जिनका प्रयोग फीमेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये सारे प्रयोग फीमेल के द्वारा ही किए जाते हैं। मेल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फीमेल के द्वारा भी कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देखा सा जाता है कि 99% कॉन्डोम मेल के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फीमेल के द्वारा इस्तेमाल करने वाली और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फीमेल यूज करती हैं, जैसे कि डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट, क्रीम, जेली या फिर फोम, या फिर कोई ना कोई डिवाइस जैसे कि आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं इसको। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में बहुत सारी तरह की डिवाइस आ जाती हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी आ जाती है जिसको हम लोग लिपेक्स लूप कहते हैं। तांबा मोचक आईयूडी आ जाती है, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375। यहां पर ये जो तुमको डायग्राम दिख रहा है ये कॉपर टी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? कॉपर टी का डायग्राम है। कॉपर की होती है और कुछ ना कुछ टी के आकार की संरचना होती है, जिसलिए इसका नाम कॉपर टी है। या फिर हार्मोन मोचक आईयूडी आ जाती है जिसका नाम LNG-20 है। तो ये कुछ यहाँ पर डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने से, आईयूडी या कॉपर टी का इस्तेमाल करने से लगभग 2 साल या 3 साल के लिए होती है। एक बार किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के माध्यम से इसको जो है वेजाइना के पास लगवा लिया जाता है, इस डिवाइस को इंसर्ट करवा लिया जाता है, और फिर इसके बाद कंडोम का इस्तेमाल किया जाए ना किया जाए, शुक्राणु फीमेल बॉडी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल करने से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक। तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये सारे के सारे काम किए जाते हैं, ठीक। कुछ और भी मेथड है जिसको हम लोग शल्य क्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शल्य क्रिया के नाम से जानते हैं। और अगर साधारण भाषा की बात करें, तो इसको हम लोग नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं। और सभी को पता है कि ये जो नसबंदी है ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगर मेल के द्वारा फीमेल में प्रयोग लाई जाती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको किसके नाम से जानते हैं? नसबंदी के नाम से जानते हैं। अगर मेल के द्वारा अगर ये फीमेल प्रयोग में लाई जाती है तो शुक्रवाहक उच्छेदन मतलब कि वैसेक्टोमी कहते हैं। और अगर फीमेल के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तो डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन, अंग्रेजी में इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें नलिका को काट करके वहीं आसपास चीरा लगा दिया जाता है। अगर मेल की कंडीशन में देखेंगे तो ये जो है वास डिफरेंस जिसको काट करके यहाँ पर चीरा लगा दिया जाता है। मेल हो या फीमेल हो, नसबंदी का कोई भी यहाँ पर दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है, ना ही कोई इसका साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल प्रॉपर सेफ रहती है। जिसको आगे बेबी प्लान नहीं करना है या आगे बेबी प्लान करने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है ना। 1 बेबी 2 बेबी जितने करने हैं कर लिए, उसके बाद अब ये है कि बेबी प्लान नहीं करना है
तो वो लोग नसबंदी का प्रयोग करवाते हैं और बहुत ही अच्छा उपयोग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर मान लो लोग डरते हैं कि नहीं यार नसबंदी करा लिया तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही मेल में ना ही फीमेल में, ठीक है ना। मेल के द्वारा भी कराया जाता है, फीमेल के द्वारा भी कराया जाता है। फीमेल की बात करेंगे तो ये जो अंडवाहिनी नलिका है इसको यहाँ पर काट दिया जाता है, ये संकीर्ण पथ वाला हिस्सा है, यहाँ पर काट करके उसको बांध दिया जाता है जिससे कि शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर जाएं, लेकिन ये जो फेलोपियन ट्यूब है, जो ओविडक्ट है या जो अंडवाहिनी नलिका है उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, जिससे कि अंडाणु से जब मिलेंगे नहीं तो निषेचन की प्रक्रिया होगी नहीं और बेबी का फॉर्मेशन या बेबी का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने आपको बताया कि जो यौन संचारित रोग हैं, उन यौन संचारित रोग से बचने के उपाय क्या हैं। तो कुछ नॉर्मल साधारण उपाय भी होते हैं जिनका उपाय हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइनें हैं ये, इनको पढ़ना जरूरी है। इन संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं कि आप भविष्य में कुछ साधारण नियम का पालन करें। जैसे पहला नियम क्या है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना बनाएं, ठीक है ना भाई। ये सारी की सारी मोरल बातें हैं और इन मोरल बातों को सभी को फॉलो करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, कोई भी हो, लेकिन इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति से या बहुत सारे व्यक्तियों से यौन संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेफ और हेल्दी रहना चाहते हैं तो, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर सेक्सुअली फिजिकली इंटरेक्शन हो रहा है तो मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें। अगर आपको बेबी प्लान नहीं करना है तो, अगर बेबी प्लान करना है तो फिर कंडोम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बेबी प्लान नहीं करना है तो कंडोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंडोम का इस्तेमाल करने से जो बैक्टीरियल या फिर जो वायरल जो बीमारियां हैं वो बीमारियां नहीं फैलती हैं, तो सेफ है ना। तो जो है पढ़े लिखे समझदार बने, है ना। तो जो सेफ है उसका इस्तेमाल करें, जिससे हम भविष्य में होने वाली जो घातक बीमारियां हैं उन बीमारियों से बचें, ठीक है ना। खुद को बचें, औरों को ही बचाएं, अपनी फैमिली को ही बचाएं, ठीक है ना। और तीसरी कि यदि कोई अगर आशंका है, लगता है कि नहीं अगर ऐसी कोई बीमारी है, तो तुरंत ही उसकी प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मिले। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं, और अगर समय रहते किसी चीज का इलाज हो जाता है तो फिर वो ज्यादा हानिकारक, ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल सभी को करना चाहिए। रिवीजन की बात करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजों को समझा, कौन कौन सी बातों को पढ़ा। हम लोगों ने यहाँ पर मादा जनन तंत्र के बारे में चर्चा करी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक। क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी, सबसे पहले अंडाशय के बारे में देखा, अंडवाहिनी नलिका के बारे में देखा, गर्भाशय के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, बाह्य जननेंद्रिय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना। और एक सहायक ग्रंथि होती है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। उस सहायक ग्रंथि क्या नाम है, बार्थोलिन। क्या नाम है, बार्थोलिन, ठीक है। तो एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। दूसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और तीसरा हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा। ये सारे के सारे ही क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट को अगर इग्नोर करेंगे तो एग्जाम के लिहाज से, मार्क्स के लिहाज से, आपके नंबर के लिहाज से क्या हो जाएगा, वो घातक सिद्ध होगा। इसलिए किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, हर एक पॉइंट को बहुत ही गंभीरता से उसको पढ़ना है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, आपके जीवन के पर्सपेक्टिव से भी क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में। ये वाला टॉपिक, ये वाला जो चैप्टर है वो यहीं से खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, आनुवंशिकता और जैव विकास के साथ। जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनमें जैव विकास का टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको एक लेक्चर में लेकर के खत्म करेंगे, क्योंकि जिनके बोर्ड में है ना, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जहां पर जैव विकास वाला टॉपिक है, तो इसलिए पढ़ाएंगे वो भी। आनुवंशिकता वाले चैप्टर को 2 लेक्चर में लगभग खत्म करेंगे और जैव विकास वाले को 1 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई तरोताजगी के साथ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।